नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 में हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस कर रहे हैं और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। एक अच्छा वेटेज, एक लेंदी चैप्टर भी है और पार्ट 8 यानी कि क्लास नंबर 8 आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं रजिस्टेंस के ऊपर, अगर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से अगर सवाल बनता है तो मोस्टली चांसेस है या फिर मोस्टली अगर एक भी सवाल अगर बनेगा तो वो सवाल आपको रजिस्टेंस से, ओम्स लॉ से, यहाँ से सवाल देखने को बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक अच्छा वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके निकलेंगे। इसके अलावा आपका ट्रेड में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छा नहीं है तो इलेक्ट्रीशियन पढ़ना, ये सारी चीज़ें फिर बहुत दिक्कतें आएगी आपको। तो देखिए, रजिस्टेंस पे हमने बहुत सारे डिस्कशन किया पिछले क्लास में, यानी कि क्लास नंबर 7 या फिर कह सकते हैं न्यूमेरिकल क्लास नंबर 1 में हमने न्यूमेरिकल्स देखा है और आज भी न्यूमेरिकल क्लास नंबर 2 होगा, यानी कि पार्ट 8 है ये, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए आगे सेशन स्टार्ट करेंगे। वर्क एनर्जी पावर का ये क्लासेस मैराथन डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं, जो एक सिस्टमेटिक वे में पूरा कोर्सेस कंप्लीटेड है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक फोकस स्टडी विद अभी है। 2018, 19, 24 की सारी सवालें, सारी टॉपिक वाइज चीजें मैं वहां पे करा रहा हूँ। ये नंबर है, अगर कोई भी डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी जो एप्लीकेशन में जो क्लासेस चल रही है, तो उस क्लासेस में अगर हम बात करें तो कल मैंने एक क्लास भी डाल रखा था, क्लास नंबर 28। ठीक है, जैसे कि ये रहा आपका, जिसमें हमने एक केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात किया था, पूरा इलेक्ट्रोड के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने सेल के बारे में देखा और सेल में हम लोगों ने ये आपका सरल सेल का पूरा कंसेप्ट दे रखा है। अब हम लोग ड्राई सेल आज हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर स्टोरेज सेल और फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल। कुल मिलाकर 30-32 क्लासेस आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोगों का। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास अगर दो मेथड होते हैं, पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड। ये मेथड किस चीज के लिए है, तो अगर आपको वायर की लेंथ को इंक्रीज करनी है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आपके पास कोई एक वायर है, कॉपर वायर, जिसकी लेंथ एल है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए या फिर आप इसका रेडियस बोल सकते हैं आर है। ठीक है, अब इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक और वायर लाऊंगा और इसके किनारे से मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से जोड़ दूंगा, जिसकी भी लंबाई क्या है, इसकी भी लंबाई एल और इसकी भी लंबाई एल। तो अब कुल लेंथ वायर की कितनी हो रखी है भाई, 2 टाइम्स हो चुकी है, यानी 2 गुनी हो गई है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने सेम रखा है, यानी कि रेडियस मैंने सेम रखा है। अब इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए, इस केस में क्या हो गया, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो गई है। यानी इस इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर R1 है, ठीक है, तो इस न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है, मैंने बताया था R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपन ए होता है। रो क्या है आपका, कांस्टेंट है, यानी कि मटेरियल यहाँ पे क्या है आपका कॉपर है, ये भी आपका क्या है कॉपर है, तो ये आपका रो तो कांस्टेंट हो रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे एरिया पे, तो एरिया भी आप देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी कांस्टेंट है और रेडियस यहाँ पे भी कांस्टेंट, यानी एरिया यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट, यानी कि कुल मिलाकर के आर अब डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे। तो अब हमें देखना है, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अपना डिक्रीज कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ क्या है आपका एल है और यहाँ लेंथ कितना हो गया है, 2 टाइम्स हो चुका है, यानी लेंथ बढ़ गई है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, तो जितना लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि जितना इनिशियल रेजिस्टेंस है उसका 2 गुना। अगर ये 5 ओम दिया हुआ है तो आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी केस में यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बतला दूं कि यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से लेंथ को इंक्रीज किया ये आपने देख लिया, यानी यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पे जो मैंने दूसरा वायर ला करके जो ऐड किया था इसमें, और वायर की लेंथ को जो इंक्रीज किया था, अब मैं जो लेंथ की वायर को इंक्रीज कर रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, एल लेंथ का वायर तो लाया हूं, लेकिन उसकी अब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो चुकी है भाई, 3 टाइम्स हो चुकी है, या आप कर सकते हैं उसका रेडियस 3 गुना हो चुका है। ठीक है, और ये एल लेंथ का मैंने वायर लाया। तो अब इसको मैं इसके साथ मैं जोड़ दूंगा। तो भाई अब एक बात बतलाइएगा, ये आपका इनिशियल वायर था, ये आपका एल लेंथ की, ठीक है, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 टाइम्स मैंने अधिक रखा और उसको इसके साथ मैंने जोड़ दिया।
तो देखिए लेंथ कितना हो गया, 2 गुना हो गया है, ये भी एल है और ये भी एल है, तो 2 गुना हो गया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो चुका है आपका, बढ़ चुका है भाई, ठीक है। तो अब न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू अब आपसे पूछेगा तो क्या होगा बताइए। तो अब यहाँ पे आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपन ए, ठीक है। ये भी कॉपर वायर है, यानी कि कॉपर कॉपर है, तो यानी कि रो का बात तो खत्म हो चुका है। लेंथ और एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी अब जो है आपका डिपेंडेंसी लेंथ और एरिया दोनों पे करेगा। तो जब भी ध्यान रखना है, पहला केस में मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रखा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जितना एल जितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स, वहां पे डायरेक्ट लिख लेना, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। लेकिन जब भी लेंथ और एरिया दोनों चेंज कर जाए, ठीक है ना, यहां पर देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका चेंज कर चुका है, तब इस केस में अब आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए कैलकुलेशन मैंने बताया था एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच आपको रखना है। अब देखिए एग्जामिनेशन में किस अप्रोच से हम लोग चलेंगे। एल कितना हो गया भाई, 2 टाइम्स हो चुका है, एरिया कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी 2/3 टाइम्स हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। यानी इस वायर का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू 9 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, आर न्यू 2/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कितना है 3 ओम, यानी कि 3 3 यानी कि 3 दूनी 6 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 6 ओम। समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिया, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और आगे आज हम लोग जो सेकंड केस है उस पर अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर वही मैंने बातें लिखी है कि केस 1 में हमने क्या देखा, लेंथ को चेंज किया था और एरिया को भी चेंज किया था। एक मैंने अभी दिखाया लेंथ चेंज किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रखा, और दूसरे केस में आपने देखा लेंथ भी चेंज हुआ और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर लेंथ भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है आप घटाओ, यानी लेंथ आप इंक्रीज ही करेंगे ना भाई वायर को जोड़ करके। तो एरिया और रेडियस को अब आप देखना है क्या आपने उसको इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है या फिर कांस्टेंट रखा, उसके अकॉर्डिंग आप न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरा जो केस है, इस केस में हम जो वायर का जो लेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे, वायर को क्या करेंगे, स्ट्रेच कर रहे होंगे या फिर मेल्ट कर रहे होंगे, यानी खींच करके या फिर पिघला करके। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई एक आपका कॉपर वायर है, अब आपको इसने इस दोनों डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाकर क्या किया है, खींचा है। तो सिंपल सी बात, खींचा है तो आपने इसकी लेंथ को इंक्रीज किया होगा भाई, लेकिन सिंपल सी बात ये भी समझना है कि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घट जाएगी, है ना। अगर ये आपके पास रबड़ है, अब आप इसको खींचेंगे भाई, तो खींचने के बाद सिंपल सी बात है इसकी लेंथ तो आपको इंक्रीज होते हुए दिख जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगी। यानी कि यहां पर समझने वाला बात यह है कि स्ट्रेचिंग या फिर पिघलाने के केस में, पिघलाने का मतलब कि ये आपका रबड़ है या फिर प्लास्टिक वायर है, अब इसको आपने क्या किया, पिघला दिया, पिघला करके फिर से एक वायर का फॉर्म दिया, तो हो सकता है आप इसको थोड़ा सा लंबा अगर बना देंगे तो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो कम जाएगी भाई, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यों का 5 सेंटीमीटर क्यों इसकी वॉल्यूम थी, तो ये भी आपका जो वॉल्यूम कितना होगा, 5 सेंटीमीटर क्यों ही होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो डायरेक्टली आपका एरिया या फिर रेडियस डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिक। लेकिन केस 1 जो कल हमने डिस्कशन किया, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज कराया था, वहां पे आपको लेंथ और एरिया को क्या करना पड़ रहा था भाई, चेंज करना पड़ रहा था। अगर आप लेंथ केवल चेंज कर रहे थे तो एरिया में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप जैसे स्ट्रेचिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में, यानी खींच करके या फिर पिघला करके, तो यहाँ इसलिए मैंने साफ शब्दों में लिख दिया है कि एक चीज को चेंज करने पे दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं खींच करके तो सिंपल सी बात है आपका एरिया या जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगा, और अगर आप एरिया और रेडियस को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक है। अब ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और इसकी लेंथ एल है। अब इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, यानी भाई इतना बढ़ा दिया है, यानी क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने 2 टाइम्स कर दिया है तो एक बात बतलाइए, इसकी एरिया क्या होगा भाई, अब वो एरिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो एरिया क्या होगा, L/2 हो गई, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये कॉपर वायर, मान के चलिए कि इसकी वॉल्यूम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्यों है, अब इसी 5 सेंटीमीटर क्यों से ही आपको ये वायर बनाना है, तो इसका आपने यहाँ पर क्या किया है, इसका एरिया आपने इंक्रीज कर दिया है। तो कहीं वॉल्यूम क्या होता है पहले बताइए, एरिया इंटू हाइट होता है ना। अगर आपका एरिया बढ़ गया है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्यों है, तो एरिया मान के चलिए इनिशियल में आपका
5 यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 15 रखते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसान होगा। एरिया पहले 5 था और आपका एरिया मान के चलते पहले 3 ले लेते हैं। एरिया आपका पहले 3 था तो हाइट कितना होगा, 5 होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है हम इस केस में, एरिया हमने बढ़ा दिया 5, तो ये आपका हाइट क्या हो गया, घट गया ना भाई, क्योंकि वॉल्यूम कौन, तो उसी प्रकार देखिए हाइट ये हो गया, यानी लेंथ, समझ में आ गया ना। तो जब भी स्ट्रेचिंग शब्द का इस्तेमाल होगा या मेल्टिंग शब्द का इस्तेमाल होगा, इस केस में आपको ध्यान रखना है, एक के चेंज होते हुए दूसरा तुरंत ऑटोमेटिक चेंज होगा, ये आपको माइंड में ले करके चलना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक वायर रख करके दूसरा वायर को जोड़ दिए, तो इस केस में आपका लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया भाई, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया में कुछ लिखा नहीं है, इट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे ही लिख देगा कि ये कोई लेंथ एल है, अब इसमें हमने क्या किया, एक और लेंथ एल लाया है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अब इसका भाई हमें बताइए, तो भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ मेंशन किया, क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया है, और लेंथ क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो अब बताइए, तो भाई अब हम लिख सकते हैं रो एल अपन ए, तो लेंथ कितना हो गया, 2 गुना, एरिया क्या हो गया भाई, 3 गुना अगर हो गया, ठीक है। तो 2/3 गुना एरिया, यहाँ मैंने क्या लिखा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स यानी कि 2 होता है, रेजिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन जब स्ट्रेचिंग और पिघला करके शब्द इस्तेमाल रहेगा, मेल्टिंग शब्द रहेगा खींच करके, तो इस केस में आपको समझना है, अंडरस्टूड करना है कि एक के साथ दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होगा ही। अब हम लोग आपसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका केस 2 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। केस 2 का ये है आपका टाइप 1। केस 2 के भी 1-2 टाइप हम लोग देखने वाले हैं। केस 2 का भी है ये आपका टाइप 1, ठीक है ना। केस 2 का ये है आपका टाइप 1। चलिए पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यहां पे समझिएगा ध्यान पूर्वक से। जैसे कि कोई एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है आपकी L, ठीक, ध्यान देना है, और इसकी जो रेडियस दी गई है मान के चलते हैं ये है R1। अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया भाई, स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने का मतलब समझ में आ रहा ना, इधर से आपने खींचा है और इधर से आपने खींच लिया है भाई, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए भाई, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है भाई, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए लेंथ क्या हो गई भाई, 2 गुना बढ़ गई है, ठीक है, देख सकते हैं लेंथ क्या हो गई भाई, 2 गुना बढ़ गई है, लेंथ क्या हो गई, 2 गुना बढ़ गई है। लेकिन इस एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो गई भाई, घट गई है। और मान के चलते इसकी जो रेडियस है, थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके, तो इसका ही फिगर हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कतें ना आए, ठीक है। ये कोई एक वायर है, चलिए भाई, जिसकी लेंथ आपकी L है और इसकी रेडियस जो आपको दे दी गई है ये है आपकी R1। अब इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से क्या हो गई है, इसकी लेंथ 2 गुना बढ़ गई है, लेकिन इसकी जो रेडियस है या क्रॉस सेक्शनल एरिया कर लीजिए, वो क्या हो गई भाई, घट गई है। तो चलिए, मुझे नहीं पता रेडियस कितना घटा, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आपका R2 हो गया है और लेंथ मैंने बता दिया आपको, ये कितना हो गया भाई, 2 गुना हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये 2 गुना हो गया। तो भाई एक बात बताइए, ये आपका कॉपर वायर है, ये भी आपका कॉपर वायर है, यानी रो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो चलिए, इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, तो अब इसका मुझे R2 इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए। तो R1 क्या होगा पहले हमें बताइए। R1 इक्वल टू होता है रो L अपन A, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, रो L अपन क्या लिख सकते हैं भाई, पाई R1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। R2 अगर मैं पूछूं तो क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू रो L अपन A, या आप इसको बोलेंगे सर लेंथ, अब यहाँ पे 2 टाइम्स में लिखूंगा, तो रो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, और एरिया आप क्या लिखेंगे सर, पाई R2 स्क्वायर। अभी R2 कितना बढ़ा, मतलब कितना घट गया है, ये मुझे नहीं पता है, तो ये आप कैसे निकालेंगे भाई, मैथमेटिक्स से अगर आप पढ़े हैं तो आप कैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये कॉपर वायर जो है आपके पास, इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है, मान के चलते हैं इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है आपका V1, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है ये है आपका वॉल्यूम V2। तो भाई इसी वायर को आपने खींचा है, ठीक है, तो क्या वॉल्यूम क्या चेंज हो जाएगा। अगर ये वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यों है, तो क्या ये वॉल्यूम 50 हो जाएगा या 10 से कम हो जाएगा, नहीं। यानी यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट का कंसेप्ट आपको यूज करना होगा रेडियस निकालने के। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा भाई साहब, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इस केस में कांस्टेंट रहेगा। खींचने के केस में या पिघला करके, ऐसा समझिए ना कि आपके पास कोई एक प्लास्टिक है, ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्लास्टिक की जो वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यों है। आप जब इसको पिघलाएंगे तो आपके पास जो मटेरियल आएगा वो मटेरियल का भी वॉल्यूम क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर क्यों आएगा। और इससे अब आप कोई भी दूसरा शेप का कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे
तो वो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम आएगा या आयतन जो आएगा उसमें जो भी चीज अटेगी कितना आएगा, उतना ही अटेगा जितना इसका वॉल्यूम है, इतना है जितना, समझ में आया। तो स्ट्रेच करने पे या पिघलाने के बाद वॉल्यूम क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, एरिया इंटू हाइट 1, ठीक है। A1 H1 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A2 H2 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। एरिया क्या लिखेंगे भाई, इसकी एरिया क्या हो गई है, एरिया 1 पाई R1 का स्क्वायर, H1 मतलब क्या है, ये आपका L हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूं तो भाई एरिया A2 क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, H2 क्या है आपका 2L हो गया, चलिए ठीक है। अब यहां से अगर मैं लिखूं तो L से L कट जाएगा आपका, पाई से पाई कट जाएगा आपका। तो अब क्या आप R2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, ये 2 आपका यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। ये अब आपका यहाँ तक इतना मैथमेटिक्स मैंने किया है यहाँ तक, यानी आपने R2 स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है ना। R2 स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब इस R2 स्क्वायर की वैल्यू को देखिएगा, इस R2 स्क्वायर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से आप R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं रो इंटू 2L अपन, यहां से इसको एरो हटा लिया जाए पहले आराम से, चलिए भाई ठीक है। तो अब यहां से लिखेंगे भाई पाई R2 का स्क्वायर का वैल्यू यहां से हम पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए रो इंटू 2L, ये 2 ऊपर चला गया, बाई क्या आ गया भाई, पाई R1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, R2 इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 इधर आ गया, रो L अपन पाई R1 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि R1 इक्वल टू आप क्या लिखें, रो L बाई पाई R1 स्क्वायर, यानी रो L बाई पाई R1 स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं सर, आप लिख सकते हैं 4 इंटू R1, यानी कि जो आपकी R2 की वैल्यू जो है वो कितना गुना हो गया भाई, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि शुरुआती प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया, समझिए भाई ध्यान पूर्वक। यानी यहां पे अगर मैं आपको लिख रहा हूं क्या कि ये जो R2 की जो वैल्यू आई है ये क्या हो गया भाई, 4 टाइम्स ऑफ R1 हो गई है, 4 टाइम्स ऑफ R1 हो गई है, ठीक है। यही आया आपका आंसर। इसका अब क्या, अब एग्जामिनेशन में इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा मुझे, इसका मतलब ये है इतना लंबा चौड़ा तो हम ये क्वेश्चन स्किप कर देंगे, बिल्कुल नहीं। इसका मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर R1 की वैल्यू 5 ओम है, तो अगर इसको स्ट्रेच कर रहे होंगे और उसकी स्ट्रेच करने के बाद लेंथ आपको दे दी होगी रहेगी 2 गुना या 3 गुना जो भी रहेगा, तो यहाँ पे इस केस में अगर 2 गुना हुआ तो यहाँ पे इसकी न्यू रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 4 पचे 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एग्जामिनेशन में अप्रोच इसका क्या लेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जब भी वायर को, कोई भी वायर होगा, मटेरियल तो आपको कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, आपको ये भी पता चल गया सर वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा स्ट्रेचिंग और पिघलाने के बाद। अब आपको ये ध्यान देखना है कि उसकी लेंथ कितना टाइम्स किया गया, लेंथ जितना टाइम्स हुआ है तो आप यहां देख सकते हैं आंसर में क्या है, उसका स्क्वायर हो गया है। इसका मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं जो न्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, ये ध्यान पूर्वक आपको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं, खींचने वाले सवाल में, ठीक है, खींचने वाले सवाल में, यहां मैं लिख रहा हूं खींचने वाले सवाल में आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, वो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना टाइम्स लेंथ का होगा, लेंथ का जितना टाइम्स होगा उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है। नहीं आपको समझ में आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है। ये अपने दिमाग में आपको बैठा लेना एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि अब आप देखिएगा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए अब इसके एक एक एग्जांपल को करते चलिए। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, चलिए भाई एग्जांपल 1 में आपको दे रहा हूं कि एक तार है, ठीक है, चलिए इतना लिखूंगा नहीं, बस मैं फिगर बना देता हूं, चलिए ठीक है भाई। एक तार है जिसको पिघालने पर, देखिए ये कोई एक तार है, मैं अभी लिख दे रहा हूं, जिसकी लेंथ L है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस कह लीजिए R1 है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया भाई, खींच करके, ठीक है, या फिर आपको यहां पे लिखने आपको मिल सकता है खींच करके या फिर पिघला करके, दोनों में से कोई भी शब्द हो सकता है, पिघला करके, ठीक है,
खींच करके क्या किया गया है, इस वायर की जो लेंथ है ना, उसको क्या कर दिया गया है, 3 गुना बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 3 गुना बढ़ा दिया गया इस प्रकार से। तो सिंपल सी बात है, इसकी रेडियस क्या होगी भाई, वो तो रेडियस घट जाएगी, है ना। तो ये कितना हो गया भाई, 3 टाइम्स, यानी कि क्वेश्चन हमें देखना है कितना हो गया। तो अब आपको पूछा इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो आप हमें R2 का वैल्यू बताइए। तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, मैंने देख लिया खींच करके लेंथ कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है यानी R2 जो है वो क्या होगा, कितना लेंथ है भाई, 3 गुना है, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और मैं आपका सवाल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे क्या किया गया है, कोई एक तार को पिघला करके, ठीक है मैं लिख रहा हूँ शब्दों में इस बार, तार को पिघला कर, ठीक है ना, तार को पिघलाने पर, ठीक है ना, या पिघलाने पर, तार को पिघलाने पर क्या किया गया, तार को पिघलाने पर लंबाई या लेंथ, ठीक है ना, क्या कर दी गई है, आधी हो गई है। ठीक है, आधी हो गई है, आधी हो जाती है भाई, आधी हो जाती है। ठीक है, तो भाई न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, यानी इसका कहने मतलब ये है कि ये एक आपका वायर है ये। ठीक है, अब इसको क्या किया, पिघलाया गया, पिघलाने के बाद इसकी जो है ना वायर की रेजिस्टेंस क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई भाई, आधी हो गई है। अगर आधी हो गई है तो भाई क्या होगा आप बताइए, ये जो लेंथ आपकी अगर आधी हो गई है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ भी गया। तो भाई न्यू रेजिस्टेंस मैं अब तो सिंपल से निकालूंगा, इतना मुझे कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है भाई। इसकी R1 है, इसकी R2 की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी R2 यानी कि R न्यू की वैल्यू पूछी है। तो जितना गुना लेंथ हो गया है, यानी 1/2 हुआ है, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ R1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में और भी आएगा। चलिए इसके क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं पहले। चलिए भाई, यहाँ पे कल मैंने आपको कराया था ये सारे न्यूमेरिकल्स, जो मैंने आपको छोड़ा है वहां से हम लोग लेके चलते हैं आगे। जैसे कि ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिएगा भाई, यहाँ पे देखिए कितने सेकंड में आपके क्वेश्चन बनेंगे। किसी तार की लंबाई खींचकर, देख सकते हैं ना, खींच करके यानी स्ट्रेचिंग करके कितना कर दिया गया, 4 टाइम्स कर दिया गया, 4 गुना हो जाता, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने भाई बोला कि खींच करके किया गया है, यानी कि लेंथ भी चेंज होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर रेडियस भी चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला कि खींच करके लंबाई कितना हो गया, 4 गुना हो गया है। तो मुझे कुछ नहीं देखना है, जो न्यू रेजिस्टेंस होगी, जितना लेंथ हुआ होगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 गुना है तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स हो जाएगा। तो आंख बंद करके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे इसका आंसर देने में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो चलिए अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखेंगे, किसी तार की लंबाई खींच करके आधा हो जाती है भाई, सिंपल सी बात है, आधा हो जाता है तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, आधा का आप स्क्वायर कर देंगे, यानी 1/4 टाइम्स। ठीक है, 1/4 टाइम इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया भाई। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, इसे खींचकर दुगना कर देने से इसका प्रतिरोध कितना होगा। इसको मैं डायग्राम से पहले समझाता हूं। जैसे कि ये आपका क्या है भाई, कोई एक वायर है ये, ठीक है, ठीक है सर, ये आपका वायर है जिसकी लेंथ L है, मान के चलते हैं कॉपर मटेरियल का है, और जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 10 ओम दे दी गई है, और इसकी रेडियस में ले ले रहा हूँ R1। अब बोला गया कि इसे खींचकर दुगना कर दिया जाता है। अगर दुगना कर दिया जा रहा है इस प्रकार से भाई, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो घट जाएगा, तो मैंने घटा दिया। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया है, रेडियस एक नई होगी, और मुझे रेडियस निकालनी नहीं है, कितना किया गया है, दुगना कर दिया गया है लंबाई को खींचकर। ठीक है, तो 2 टाइम्स कर दिया गया है। तो अब आपको इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी भाई, R2, ये आपका R2 है, तो R2 कैसे निकलेगा, जितना लंबाई, जितना टाइम्स हुआ है, जितना गुना हुआ उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए, तो R2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो भाई R2 की वैल्यू क्या आ गया, 4 गुना इनिशियल R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 10 ओम है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 40 ओम। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, पहले में ये बताइए। ये आपका टाइप 1 है, खींच करके या पिघला करके क्वेश्चन के। अब हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। टाइप 1 में आपने क्या देखा भाई, आपने लेंथ को खींचा है, मतलब खींच करके लेंथ को 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया है, या आधा कर दिया। खींच करके आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया।
और या आपने पिघला करके उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आप आराम से बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप 1 में मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या किया आपने, लेंथ खींच कर या पिघला कर इंक्रीज या डिक्रीज किया है। तब इस केस में आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, जितना लंबाई जितना टाइम्स हुआ होगा उसका आप क्या करते हैं भाई, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आपका नोट्स में भी मैंने लिख दिया। चलिए मैं आपको नोट्स से ही आपको दिखा देता हूँ, तो आगे नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतें ना आए भाई। चलिए अब नोट्स में हम लोग आ जाते हैं। पहले ये आपका रेजिस्टेंस का यहाँ से हमने स्टार्ट किया है आपको नोट्स में, इसके बाद यहाँ तक सारी चीज़ें चली है भाई। उसकी जगह ये रहा, देखिए सबसे केस 1 जो कल हम लोगों ने देखा भाई, कुछ नहीं, लेंथ नॉर्मली जितना टाइम्स होगा उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अगर उसमें एरिया या रेडियस इंक्लूड कर दिया जाएगा तो उसमें भी आप देख करके निकाल लेंगे आराम से। अब केस 2 में हम लोग टाइप 1 में सबसे पहले देखा कि लेंथ खींच करके या पिघला करके जितना टाइम्स होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उस खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सी बात है, जैसे खींच करके 2 टाइम्स हुआ तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया। अब हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। चलिए भाई टाइप 2 पे अब हम लोग आते हैं। टाइप 1 क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 पे। ये हो गया आपका टाइप 1, और टाइप 1 की पूरी कहानी यहाँ पे लिख दी गई है, नोट्स में भी मैंने लिख दिया। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। ये आप समझ रहे हैं ना भाई, केस 2 का ये टाइप 2 है भाई। ठीक है, केस 2 का टाइप 2 है। अब ध्यान से सुनिएगा इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या हो रहा है, जो वायर है उसको पिघला करके एरिया को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे सुनिएगा, पिघला करके वहां लेंथ के बारे में बात हो रही थी, यहां पर क्या होगा, एरिया का बात होगा। तो पिघला कर एरिया को चेंज किया जाएगा, एरिया को चेंज किया जाएगा। ठीक है, एरिया को चेंज किया जाएगा। अब पहले एक चीज को समझ लीजिए, इस केस में आपका क्या चेंज हो रहा था, लेंथ। तो आपको आर के बारे में मैंने बताया है, आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है सर, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपन ए होता है। ठीक है, इसीलिए आपका आर जो है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेकिन जब एरिया की बात होगी तो यहाँ पर हमें बताइए, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपन ए होता है। तो एरिया के साथ अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं रेजिस्टेंस का, क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या है भाई, उल्टा इसका संबंध है, रिवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो टाइप 2 में अब देखिए क्या किया जाएगा, कैसे इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा भाई, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या है, कैसे आपको अटेम्प्ट लेना है। जैसे कि आपके पास कोई एक वायर है ये आपका, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एल लेंथ की वायर है ये आपकी, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये है आपकी एरिया ए। इसको क्या किया गया भाई, पिघला दिया गया। ठीक है, पिघला करके अब एक नया वायर बनाया गया है, जिसमें क्या देखा गया है कि इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गई है वो 2 गुनी हो गई है भाई। अब एरिया 2 गुनी होगी तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है, वो लेंथ क्या हो जाएगा भाई, घटेगा। मुझे नहीं पता लेंथ कितना हुआ, मैं मान के चलता हूं ये L2 हो चुका है, L2 हो चुका है, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ये आपका 2 गुना हो गया। एरिया क्या हो गया साहब, 2 गुना हो गया। तो अब इस केस में आपसे रेजिस्टेंस वैल्यू R1 या आपका पूछेगा R2 की वैल्यू क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका, आपको ये भी मैं आपको ट्रिक लिख दे रहा हूँ, इसके भी ट्रिक को अब मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करके बताऊंगा, फर्स्ट केस में मैंने करके दिखा दिया। अब इसमें याद रखना है आपका कि एरिया जितना टाइम्स होगा आपका, ठीक है, एरिया ध्यान रखना है यहाँ पर, आपका एरिया जितना टाइम्स होगा, ठीक है, एरिया जितना टाइम्स होगा उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक है, उसका आप क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे। एरिया जितना टाइम्स होगा उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आर का जो रिलेशन है वो क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी रेसिप्रोकल है। तो उसका क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, उसको क्या कर देंगे भाई हम लोग, उसके बाद जितना टाइम्स होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल
प्रोकल में लिखेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, केवल ये पॉइंट। ठीक है, ये आपको जो मैंने ट्रिक बताया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए सब चीज़ सारी चीज़ें समझ में आएगी और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, इसके लिए परेशानी नहीं होना भैया। अब जैसा मैं लिख रहा हूँ कि कोई एक तार है, तार को पिघलाने के बाद, यानी कि कोई एक वायर है, वायर को मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ वायर, इंग्लिश वाले भाई साहब, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ वायर एरिया इज 4 टाइम्स देन द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तार को पिघलाने के बाद जो एरिया है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है भाई, 4 गुना हो जाता है। तो नया प्रतिरोध कितना गुना हो, तो नया प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, नया प्रतिरोध कितना होगा बताइएगा भाई साहब, नया प्रतिरोध कितना होगा? समझ में आया? तो भाई सिंपल सा ये हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, पिघलाने वाला क्वेश्चन है पहला चीज। अब पिघलाने के बाद क्या लेंथ चेंज हो रहा है? क्वेश्चन में नहीं, यहाँ एरिया दिया गया है। तो जब भी बात एरिया की आएगी तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया, जब भी पिघला के एरिया को चेंज किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना टाइम्स एरिया होगा, 3 गुना, 4 गुना, आधा गुना, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे भाई। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, वो क्या होगा, जितना टाइम्स एरिया किया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 टाइम्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 16 गुना। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है भाई, उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर करेंगे भाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इसको उल्टा लिख देंगे, यानी जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, या मैं यहाँ R2 की वैल्यू लिखूंगा अगर मैं, ठीक है, R2 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो 1/16 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, यानी कितना गुना हो जाएगा भाई, 1/16 गुना हो जाएगा। समझ में आया? 1/16 गुना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा कोई बात नहीं, एक और अभी हम लोग क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे, अभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ मैंने क्या किया भाई, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको देखना है कि एरिया का केस है, तो एरिया जितना टाइम्स होगा आपका, ठीक है, जितना टाइम्स होगा, ध्यान से देखिए इस चीज को, जितना टाइम्स होगा आपको, उसको आप पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आपको रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर देना भाई, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर करना है भाई, उसके बाद आपको रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, चलिए अभी एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई तार है, ठीक है ना, तार को पिघलाया गया है, पिघलाने के बाद सुनिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है कि आपका जो एरिया है वो एरिया 1/6 गुना हो गया, 1/6 गुना हो जाता है। ठीक है, 1/6 गुना हो जाता है। तो साहब नया प्रतिरोध बताइएगा, इंग्लिश वाले साहब सुनिएगा। A wire is melting after melting of wire, the area of wire is 1/6 times then the new resistance value is। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ना है कि तार को पहले पिघलाया गया है यानी केस 2, उसके बाद एरिया चेंज हुआ है यानी कि केस 2 का टाइप 1 है। तो यहाँ पे जो न्यू रेजिस्टेंस होगी भाई, ठीक है, वो क्या होगा भाई, जितना टाइम्स किया गया है उसका हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1/36। ये हो गया आपका स्टेप 1। ठीक है साहब, उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है सर, स्टेप 2 में हमें सर रेसिप्रोकल में लिखना है, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा आपका उसको रेसिप्रोकल में 1/1/36 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 36 ऊपर चला जाएगा, यानी न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 36 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो शुरुआती प्रतिरोध का 36 गुना हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अभी एक और सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि एग्जांपल 3 में लिख करके, कि कोई वायर है उसको पिघला करके उसकी जो एरिया है उसकी एरिया को आधा गुना कर दिया गया है, तो भाई न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। तो चलिए साहब, न्यू रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है भाई, पिघला करने के बाद एरिया है तो उसको क्या करेंगे हम, उसका स्क्वायर कर देंगे। कितना है भाई, आधा है, तो आधा का स्क्वायर करेंगे, 1/4 टाइम्स हो गया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, इसको रेसिप्रोकल में लिखना होता है। तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा 1/4, यानी ये ऊपर चला गया, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा। कहीं पे कोई तकलीफ है? अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए आ जाइए साहब, क्वेश्चन कर लेते हैं तो और भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए लेते हैं क्वेश्चन कहाँ, एरिया की। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखिए
तार को क्या किया गया, किसी तार की लंबाई को, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पकड़ना है आपको, ये क्वेश्चन पकड़ना मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे खींच करके है, यानी केस 2 है भाई, खींच करके क्या चेंज हुआ, लंबाई, यानी कि टाइप 1 का। तो चलिए टाइप 1 हमने कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन त्रिज्या वाला आ गया। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, पिघलाने वाला है, यानी केस 2 है भाई। अब किसी तार को पिघलाने के बाद एरिया यानी कि टाइप 2 आ गया है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जितना एरिया को जितना टाइम्स करेंगे, न्यू रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे भाई, 16 टाइम्स हो गया है, और इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे 1/16 गुना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, बताइएगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, इसी का दिया है, खींचने के बाद पिघलाने के बाद, केस 2 वाला एग्जांपल है, एरिया आपका 1/5 गुना हो जाता। तो चलिए न्यू रेजिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, जितना गुना किया गया उसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले 1/25, उसके बाद स्टेप 2 में रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो 1/25 यानी कितना हो गया, 25 टाइम्स, 25 टाइम वेयर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो बताइए अब आपको समझ में आ गया ना। इसका एग्जाम्पल मैंने 3 करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए ठीक है साहब, अब चलते हैं आगे सवाल पे हम लोग आते हैं। आगे सवाल नहीं, इसका टाइप 2 क्या करना हमें, टाइप 3 देखना, ठीक है। अंतिम टाइप 3 भी हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए आ जाइए भाई, तार, ये टाइप 2 हो गया आपका। देखिए सबसे पहले केस 1 में आपको क्लियर है, केस 2 में आपको स्ट्रेचिंग मेल्टिंग का टाइप 1 लेंथ चेंज होगा, यहाँ मैं ग्रीन कलर से स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एरिया चेंज होगा। अब खेल है टाइप 3 के बारे में, ठीक है। टाइप 3 बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर चांसेस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट हमारा काम है करवा देना आपका। ये है आपका टाइप 3, ठीक है। ये आपके चांसेस कम है एग्जामिनेशन में। ठीक है, टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में लिख दे रहे हैं, तार को पिघला कर या खींच करके, जो भी हो, पिघला करके ही होगा ये काम। ऐसे तो तार को पिघला कर जो रेडियस है ना, सुनिएगा ध्यान से, रेडियस को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखा था भाई, रेडियस को, यहाँ पे मैंने क्या, एरिया चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो रेडियस चेंज किया जाएगा, तार को पिघला कर रेडियस चेंज किया जाएगा, रेडियस चेंज किया जाएगा। पहला केस में लेंथ, दूसरा केस में एरिया, तीसरे केस में रेडियस चेंज किया जाएगा, ठीक है साहब, ठीक है सर। अब एक चीज को पहले यहाँ पे नोट डाउन करिए, आपका आर का फॉर्मूला क्या होता है, ρl/a होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सा और तोड़िएगा तब दिखेगा, ρl/area क्या लिख सकते हैं, πr²। तो अब मुझे एक बात बतलाइए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का रिलेशन रेडियस के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट क्या है भाई, स्क्वायर में है। देखिए यहाँ पे, देखिए आपका जो संबंध यहाँ पर जो था आपका, यहाँ पे जो आप संबंध देख पा रहे एरिया के साथ, क्या है भाई, कहीं स्क्वायर नहीं था एरिया के साथ, केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इधर आ जाइए, यहाँ पे अगर लेंथ के साथ भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर संबंध, यहाँ भी लेंथ के साथ संबंध क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपका न्यू जो ट्रिक्स में मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है भाई, उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। एरिया में भी मैंने क्या बोला आपको सर, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। लेकिन यहाँ आप जब देख रहे हैं, जब रेजिस्टेंस का रिलेशन रेडियस के साथ, तो ये क्या है, एक तो उल्टा रिलेशन है, रेसिप्रोकल तो है ही, यानी इतना तो हमें समझना है कि रेसिप्रोकल तो करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या, रेडियस का स्क्वायर है, ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, जितना रेडियस, जितना टाइम होगा, जितना टाइम्स होगा उसका पावर 4 करेंगे, ठीक है, उसका पावर 4 कर देंगे, उसका पावर 4 करेंगे, ठीक है। पहला काम, यानी यहां भी स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब समझिए आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, पावर 4 हुआ ना भाई, बताइए हुआ कि नहीं, पावर 4, समझ में आया। इसलिए यहाँ मैंने लिखा क्या करना, पावर 4 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और फिर स्टेप 2 में अब आपको समझ में आ रहा क्या करना है, उसको उल्टा करके लिख देना, क्योंकि रेडियस कहाँ है, नीचे है भाई। दूसरे केस में क्या करना है, रेसिप्रोकल करके लिख देना है, रेसिप्रोकल करना है। अब इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए साहब, यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन में पूछूं कि तार को पिघलाकर, ठीक है, तार को पिघलाकर रेडियस 3 गुना हो जाता है, ठीक है।
नया प्रतिरोध बताइए इंग्लिश वाले साहब। A wire is melting, after melting of wire the radius of wire is 3 times, ठीक है। after melting of wire the radius is 3 times then the new value of resistance। तो अभी आपको पहले देखना है क्या, पिघलाने वाला केस यानी कि केस 2। उसके बाद क्या लेंथ चेंज हो रहा है, नहीं। एरिया चेंज हो रहा है, नहीं। यानी रेडियस चेंज हो रहा है, यानी कि टाइप 3। और टाइप 3 में मैंने क्या बताया सर, सबसे पहले रेडियस की बात होगी तो उसमें रेडियस जितना टाइम्स होगा उसका हम पावर 4 करेंगे, उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो चलिए न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो रेडियस कितना गुना हुआ भाई, 3 गुना हुआ है। तो 3 का पावर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 81 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अभी रुकिए, ये तो काम था आपका स्टेप 1 का। अब हमें काम करना है स्टेप 2 के बारे में भी। इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/81 टाइम्स, 1/81 टाइम्स, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेकर कर लेते हैं, आपको और भी क्लियर आ जाएगी। क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। किसी तार को पिघला करके, ठीक है मैं लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, पिघला कर, ठीक है, जो रेडियस है ना, रेडियस को आधा कर दिया गया है, आधा गुना कर दिया गया है। अब बताइएगा नया प्रतिरोध क्या होगा। चलिए साहब, इंग्लिश वाले समझ में क्या गया, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ वायर द रेडियस इज हाफ टाइम्स देन द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो चलिए न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग निकालते हैं। जो रेडियस है भाई, चल पहले देख लिया भाई, पिघला कर केस 2 रेडियस है तो टाइप 3 कितना किया गया भाई, आधा गुना किया गया। तो चलिए आधा गुना किया गया तो आधा का पावर 4 कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8 गुना, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 1/16 टाइम्स। ये तो रहा भैया स्टेप 1 हमारा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हमें रेसिप्रोकल कर देना होता है। तो जो न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स आंसर। अब इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, तो और भी आपको पूरे क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ जाएगी। चलिए साहब, यहाँ था आपका रेडियस वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए, खींच कर दुगना कर दिया जाता है। ये रहा 11वां नंबर का क्वेश्चन, देखेंगे आप। देखिए क्या है, सबसे पहले किसी तार को खींच करके यानी कि याद कर लेना है। ये हो गया आपका केस 2 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद खींच करके क्या चेंज हुआ, त्रिज्या चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ साहब, त्रिज्या चेंज हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हटाइए। तो त्रिज्या चेंज हुआ है तो भाई कुछ नहीं करना, हमें न्यू रेजिस्टेंस पूछा है। तो भाई क्या करेंगे, जितना रेडियस को गुना किया होगा उसका पावर 4 कर देंगे, यानी 81 टाइम्स। और उसको फिर सेकेंड स्टेप में हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/81 टाइम्स। कहाँ साहब, ऑप्शन डी। चलिए किसी तार को खींचकर, केस 2 वाला केस है, त्रिज्या का 1/2, ये तो अभी मैंने एग्जांपल में कराया। तो भाई क्या करेंगे, न्यू रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, 1/2 का पावर 4 यानी 1/16, और इसको फिर उल्टा कर देंगे तो 16 गुना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो एरिया मैंने करा दिया। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये दिया गया 15वां वाला क्वेश्चन करते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे खींचकर 3 गुना कर देने से इसका प्रतिरोध, देखिए सबसे पहले पकड़े क्या भाई, खींच करके, ठीक है, खींच करके यानी कि केस 2 वाला केस है। अब केस 2 में ये कौन सा टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो आप देखेंगे खींच करके यहाँ ना लिखा है लंबाई, ठीक है, ना लिखा है भाई एरिया, और ना लिखा है रेडियस। तो हमेशा याद रखिएगा टाइप 1 में मुझे जाना, यानी लंबाई यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट हमें इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जितनी लंबाई की गई है कितनी, 3 गुना। तो 3 का हम क्या कर देते हैं साहब, स्क्वायर कर देते हैं, यानी भाई 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो भाई न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 5, 9 × 5 45 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो भाई सिंपल सा है, लेकिन मैंने एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम्पल को, वायर को बना बना करके मैंने दिया, ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आ सके। तो चलिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 25 नंबर में नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि चीज़ें याद रहेगी, रेजिस्टेंस वाला भी केसेस सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या भाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा था ना, रेजिस्टेंस की चेंजेस वैल्यू हमने जो ट्रिक बना करके याद किया है। तो सबसे पहले केस में हमने बताया था मेल्टिंग केस बताया है एक, या फिर स्ट्रेचिंग केस, ठीक है, STRETCHING स्ट्रेचिंग केस, ठीक है। इसके हमने 3 केसेस आपको बता दिए भाई। पहला केस में क्या बताया था, लेंथ जितना टाइम्स होगा उसका आपको क्या कर देना भाई, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सेकेंड में मैंने बताया आपको एरिया जितना टाइम्स होगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है, देन रेसिप्रोकल में उसको लिखना है, ठीक है।
रेसिप्रोकल में उसको लिखना है। और थर्ड टाइम मैंने बताया है रेडियस के बारे में, रेडियस जितना टाइम्स होगा उसका आप पावर 4 करेंगे, देन रेसिप्रोकल में लिखेंगे। चलिए ये हो गया आपका 25th मेल्टिंग और स्ट्रेचिंग करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे बदलाव आएगा, ये आपको मैंने ट्रिक यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका अब हो गया है रेजिस्टेंस के जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स। अभी देखिए और भी टाइप्स है, परसेंटेज में वैल्यू दे करके पूछा जाता है, तो मेनली ये आपका एक था इंपॉर्टेंट टाइप्स जो मैंने यहाँ करवा दिया है। केस 1 केस 2 आपको पकड़ना है। सिंपल लेंथ चेंज हो रहा है या फिर एरिया चेंज हो रहा है या रेडियस चेंज हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपन A, ठीक है। ये हम लोग इस केस में देखेंगे, आराम से चीजें बना लेते हैं। लेंथ जितना टाइम्स होगा रेजिस्टेंस उतना टाइम हो जाएगा। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लेंगे, अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन स्ट्रेचिंग और मेल्टिंग में हमने 2-3 टाइप्स देख लिए कि खींच करके या पिघला करके क्या किया जाएगा, आपका लेंथ सबसे पहले चेंज किया जाएगा, फिर इसके बाद आपका एरिया चेंज किया जाएगा और उसके बाद फिर आपका रेडियस चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो रेडियस के केस में भी मैंने आपको बता दिया, रेडियस चेंज किया जाएगा तो यहाँ पे आपको कैसे चीज़ें टैकल करनी है, पावर 4 हमें कर देना है, ठीक है भाई। ये हो गया आपका टाइप 3। तो चलिए आज के क्लास को यहाँ पेंड करते हैं। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स क्लास लगाएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल सब होगा। थ्योरेटिकल खत्म हो गया, मैंने न्यूमेरिकल क्लास 1 न्यूमेरिकल क्लास 2 में न्यूमेरिकल्स कराएं, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ अब न्यूमेरिकल क्लास नंबर 3 में केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के जितनी चीजें पढ़े और नई टाइप्स के क्वेश्चन जो परसेंटेज की मैंने जिक्र की, ठीक है भाई, वो आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा तब, ठीक है। लिखा नहीं हूं इसलिए अभी मैं दिखा नहीं सकता हूं। मिलते हैं पार्ट 9 में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करिएगा सेशन को अपने दोस्तों तक।